हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकार्ट। जीके एजुकार्ट चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। ये मेरी भारतीय इतिहास सीरीज चल रही है जिसमें आज हम संगम युग कवर करेंगे। संगम युग जो कि 3 राज्यों के बारे में बताता है जो कि दक्षिण भारत से बिलोंग करते हैं, जिसमें आ जाता है चेरा वंश, चोल वंश और पांड्या वंश। इन 3 वंश के बारे में हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। ये दक्षिण भारत के राज्य है, इसलिए इसमें जो शब्द इस्तेमाल होंगे वे थोड़े याद रखने मुश्किल हो सकते हैं क्योंकि ये दक्षिण भारत की लैंग्वेज से जुड़े शब्द है, लेकिन फिर भी एक बार हम इसको जरूर पढ़ेंगे। हो सकता है कि हमारा पढ़ा हुआ कंपटीशन एग्जाम में आ जाए और हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाए। तो एक बार हम इसको जरूर पढ़ेंगे और इन 3 साम्राज्य के बारे में जानेंगे कि दक्षिण भारत के इतिहास में जो ये 3 राज्य हुए हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो कैसे जीवन यापन करते थे, संगम युग क्या होता है, इसको क्यों बोला जाता है। दक्षिण भारत के जो साम्राज्य थे वे अलग अलग वर्ग में बटे हुए थे। एक संप्रदाय को क्या बोला जाता था, किस वर्ग से उनको जाना जाता था, उनके ग्रंथ, उनके रचनाएं, उनके साहित्य हम इस वीडियो में देखेंगे और पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में जो हमने कवर किया था उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था भारत के यवन राज्य। यवन राज्य का मतलब है कि वे राज्य जो इराक और ईरान से हमारे देश पर शासन करने के लिए आए थे, हमारे देश पर शासन किया, जिनमें हमने पढ़ा था हिंदू यूनानी, उसके बाद शक भारत में, उसके बाद शक वंश भारत में आया था, उसके बाद पैलो वंश भारत में आया, उसके बाद कुषाण वंश भारत में आया था। और उनके कुछ प्रमुख राजा हमने पढ़े थे जिन्होंने भारत के लिए अच्छे काम भी किए। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो ये विदेश साम्राज्य हमारे देश में आते थे शासन करने के लिए तो लूटपाट तो जरूर करते थे, लेकिन कुछ अच्छे काम भी, कुछ चीज़ों की शुरुआत ये कर गए हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो वो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है संगम युग, शुरू करते हैं। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। हम प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं और प्राचीन भारतीय इतिहास में जो दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जिन साहित्य से हमें जानकारी प्राप्त होती है उनको कहा जाता है संगम साहित्य। संगम शब्द का अर्थ होता है परिषद अथवा गोष्ठी, जिसे तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते हैं। संगम शब्द का मतलब होता है कि एक परिषद, एक गठन, जहाँ पर लोग, जहाँ पर विद्वान, जहाँ पर कवि इकट्ठे होकर आपस में अपनी रचनाओं के बारे में, अपने साहित्यों के बारे में चर्चा करते हैं। प्रत्येक कवि और लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता है। संगम में जो भी कवि, विद्वान, लेखक जो इकट्ठे होते हैं उनके सामने जो है हर कवि, लेखक अपनी रचनाओं को, अपने साहित्य को, अपने ग्रंथ को प्रस्तुत करता है। और जब उनके साहित्य, ग्रंथ या फिर रचनाओं को संगम की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो फिर उस रचना का प्रकाशन करना संभव था, यानी बाद में उनको प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकार से दक्षिण भारत के कवि या लेखक अपनी रचनाओं का प्रकाशन करते थे। आगे एक नोट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि कवियों और विद्वानों के परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं सदी के प्रारंभ में शैव संत, जिनका नाम था नायनार, और तिरुनाबुक रसु, जो अंपार के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने किया था। संगम नाम जो दिया गया था इन 2 संत ने दिया था, एक थे नायनार और दूसरे थे अंपार, और ये कब दिया था? 7वीं सदी के प्रारंभ में। नेक्स्ट है, परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। जब पांड्य वंश का शासन था तो उस समय पर 3 संगम आयोजित किए गए। इनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई, यानी कि जो साहित्य इन 3 संगम में प्रकाशित किए गए उनको ही संगम साहित्य बोला जाता है, जिसमें दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया जाता है, जिसमें पहला जाता है पत्थुपातु, दूसरा जाता है इथु थोकई और तीसरा जाता है पादिनेन किलकंकु। इस तरह के जो शब्द है काफी टिपिकल है, उनको याद रखना, लेकिन अगर आप याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है। तिरुवल्लुवर कृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। तो कुराल एक तमिल साहित्य है
जो कि तिरुवल्लुवर के द्वारा रचित किया गया है। इसके विषय त्रिवर्ग आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन और परन्याय से संबंधित है। यानी इसमें क्या बताया गया है कि उस समय कैसे राजनीति की जाती थी, आर्थिक जीवन कैसा था, किस तरह का आचार शास्त्र वे रखते थे, उन सब के बारे में किसमें बताया गया है, कुराल तमिल साहित्य में। आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया है जो 3 संगम हमने पढ़े हैं कि पांड्या वंश के समय में, पांड्या राजाओं के काल में जो 3 संगम आयोजित किए गए थे उनके बारे में यहाँ पर एक टेबल में दिया गया है, जिसमें प्रथम संगम में बताया गया है कि प्रथम संगम जो है मदुरा नामक जगह पर हुआ था, समुद्र में विलीन। जो अब वो समुद्र में, ये जगह जो अब समुद्र में विलीन हो गई होगी, तो इसने लिखा है समुद्र में विलीन। अध्यक्ष रहे थे इसके अगस्त्य। और इसमें जो संकलित है प्रथम संगम में जो प्रमुख ग्रंथ थे, पहली जो सभा हुई थी उस सभा में जो ग्रंथ अपनाए गए थे उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। अकट्यम, परिपदाल, मधुनारई, मुदु कुर्कु तथा कराली ओवरी। इनमें से कोई भी साहित्य, कोई भी ग्रंथ इस समय पर उपलब्ध नहीं है। दूसरे संगम के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा संगम जो आयोजित किया गया था वो किया गया था कपाटपुरम में, जिसको अलैवाई के नाम से जाना जाता है, और वो भी समुद्र में विलीन हो चुका है। कोई हो सकता है ये आइलैंड हो। इसके भी अध्यक्ष रहे थे अगस्त्य। यानी प्रथम संगम और दूसरा संगम जो हुआ था वो दोनों के अध्यक्ष रहे थे अगस्त्य। और दूसरे संगम में जो महत्वपूर्ण ग्रंथ थे उनमें आ जाता है तोल्कापियम, जो कि तमिल व्याकरण और रचनाकार थे इसके तोल्कापियर। तीसरा संगम जो हुआ था वो मदुरा नामक जगह पर हुआ था, और उसके अध्यक्ष थे नक्कीरर, और इसके प्रमुख ग्रंथ थे, तीसरे संगम में जो प्रमुख ग्रंथ थे वो थे नेदुनदोकई, तुकुरुनथोकई, नतरी नई, एंकुरुबुरु, प्रीपादल, कुथु, वरी, पेरिसई तथा सित्री सई। तो ये कुछ ग्रंथ दिए गए हैं, आप इनको चाहे तो छोड़ सकते हैं, याद रखना तो बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इलांगोकृत शिल्पाधिकारम। इलांगोकृत शिल्पाधिकारम एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। तो शिल्पाधिकारम एक रचना थी जो कि इलांगो के द्वारा लिखी गई थी। तमिल जनता इसको राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानती है। इसमें कोवरीपट्टनम के कोवलन और उसकी पत्नी कनग्गी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। तो इस साहित्य में, इस रचना में एक प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है, जो कि कोवलन और उसकी पत्नी कनग्गी के बीच में और एक नर्तकी माधवी के बीच में दिखाई गई है। नेक्स्ट है मदुरा के बौद्ध द्रवालंबी व्यापारी जिनका नाम था शीतलई सतनार। उसने मनी मैकलई की रचना की थी। तो ये एक मदुरा के व्यापारी थे जिन्होंने मनी मैकलई की ग्रंथ की रचना की थी। और इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि इसमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मनी मैकलई जो कि कोवलन और नर्तकी माधवी की पुत्री थी, उनकी प्रेम कहानी है। ऊपर जो हमने प्रेम कहानी के बारे में पढ़ा था, जिसमें कोवलन और नर्तकी माधवी, उनकी एक पुत्री होती है मनी मैकलई और एक राजकुमार थे उदय कुमारन, उनकी प्रेम कहानी के बारे में बताया गया मनी मैकलई में। और उसकी रचना की थी शीतलई सतनार ने, जो कि एक व्यापारी थे। इस ग्रंथ की रचना दार्शनिक एवं शास्त्र संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक डिंडनाथ 5वीं सदी की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है। इस रचना के बारे में यहाँ पर और बताया गया है कि यह धर्म पर आधारित थी, दार्शनिक और शास्त्रार्थ के संबंध में यह बताई गई है। और एक नीलकंठ शास्त्री थे जिनकी एक रचना थी न्याय प्रवेश, उस पर यह आधारित है। नेक्स्ट देख लेते हैं जीवक चिंतामणि, संगम काल के बहुत बाद की रचना है। इसकी रचना का श्रेय जो है जैन भिक्षु जिसका नाम था तिरुत्तक देवर को दिया जाता है। कहा जाता है कि तिरुत्तक देवर पहले चोल राजकुमार थे जो बाद में जैन भिक्षु बन गए थे। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों के बारे में पता चलता है, चोल साम्राज्य, चेल साम्राज्य, पांड्या साम्राज्य। आज के समय में जो तमिलनाडु है, केरला है और जो आंध्र प्रदेश है, उसमें ही ये 3 राज्य बसे हुए थे। उत्तर पूर्व में या एक प्रकार से मान सकते हैं कि आंध्र प्रदेश की साइड में जो था चोल राज्य था, उसके जस्ट नीचे जो था पांड्या राज्य था, और लेफ्ट साइड में यानी कि केरला साइड में जो था चेर राज्य स्थापित था, वो यहाँ पर बताया गया है। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। इन तीनों में जो शक्तिशाली साम्राज्य जो माना जाता था वो था चोलों का राज्य। यह पेन्नार तथा दक्षिण वेल्लारो नदियों के बीच में स्थित था। ये 2 नदी बताई गई है जो इस साम्राज्य के दोनों ओर
बहती थी। इसका सबसे प्रतापी राजा थे करिकाल। चोल वंश के जो सबसे प्रतापी राजा थे उनका नाम क्या था? करिकाल। ये आप याद रख सकते हैं। करिकाल जो है ब्राह्मण के मतु अनुयायी थे और इसे ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। करिकाल जो है ब्राह्मण धर्म को सबसे ज्यादा मानते थे। पोहार पट्टन का निर्माण इसी के समय में हुआ था। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया था और सिंचाई करने के लिए नहरों का भी निर्माण करवाया था। किसने? करिकाल ने, जो चोल साम्राज्य के महाप्रतापी राजा थे। पेरुनानुपादे में करिकाल को संगीत के सब स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है, यानी करिकाल को संगीत का भी ज्ञान था। संगम युग का दूसरा राज्य चेरो का था, जो कि आधुनिक केरल प्रांत में स्थित है। इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा हुए थे। उसमें आ जाता है उदय जिरल, जो कि 130 ईस्वी के आसपास थे। नेंदो जिरल आदन, जो 155 ईस्वी के आसपास हुए, और सेन गुट्टुवन, जो कि 180 ईस्वी के आसपास हुए। सेन गुट्टुवन ने अधिराज की उपाधि धारण की थी। इसने पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया था। एक संप्रदाय यहाँ पर बताया गया है पत्नी, जो कि सेन गुट्टुवन ने स्थापित किया था। नेक्स्ट आ जाता है संगम युग का तीसरा राज्य था पांड्यों का साम्राज्य, जो कि कावेरी के दक्षिण में स्थित था, या मान सकते हैं एक प्रकार से तमिलनाडु में स्थित था। इसकी राजधानी मदुरा में थी और पांड्या राज्यों में नेडुजेलियन जो कि 210 ईस्वी के आसपास थे, वो सबसे शक्तिशाली राजा था। संगम युग में मंत्रियों को अमाइचान या अमाइचार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाइचान या अमाइचार। किनको? मंत्रियों को। राजधानी में एक राज्यसभा होती थी जिसे नालवई कहा जाता था। राज्यसभा हम बोलते हैं, लेकिन दक्षिण भारत के इतिहास में इनको क्या कहा जाता है? नालवई। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश होता था। प्रमुख जस्टिस कौन होता था? राजा। सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत होती थी। राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। जो राजा का जो न्यायालय होता था, उनका जो कोर्ट होता था, उसको क्या कहा जाता था? मनरम। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था। चोरी करने पर भी मृत्यु दंड पांड्या साम्राज्य में दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। तो इस प्रकार के दंड अपराध करने वालों को दिए जाते थे। उसके अलावा क्या रहता था? उसके अलावा भूमि कर नगद तथा अनाज दोनों रूप में अदा किया जाता था। तो भूमि कर लगता था, जो नगद भी दिया जाता था और अनाज के रूप में भी दिया जाता था। संभव रूप से यह उपज का छठा भाग होता था, किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था। तो यह एक टैक्स होता था, जो कि कुल उपज का, जो भी उपज होती थी उसका छठा भाग होती थी, जो कर के रूप में अदा करनी पड़ती थी। व्यापारियों से सीमा शुल्क और चुंगी वसूल की जाती थी। जो लोग उस समय पर व्यापार करते थे, उनको टैक्स के रूप में सीमा शुल्क और चुंगी वसूल की जाती थी, जैसे आज के टाइम पे टोल टैक्स लगाए जाते हैं। सेना चतुरंगिनी होती थी, जिसमें अश्व, गज, रथ तथा पैदल सिपाही सम्मिलित होते थे। जो सेना जो चलती थी वो घोड़ों पर सवार होती थी, कुछ हाथियों पर सवार होती थी, और प्रमुख जो लोग थे वे रथ पर चलते थे और पैदल सिपाही होते थे। नागाड़ा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था, और युद्ध भूमि में वीर गति जो प्राप्त करते थे, उन सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्तियां बनाए जाने की प्रथा पांड्या काल में होती थी। आगे देखते हैं। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। महिलाओं को आवास की रक्षा के लिए तैनात किया जाता था। संगम काल के समय में जानने के लिए जलगढ़ी का प्रयोग किया जाता था। संगम काल में, यानी इन तीनों वंश के समय में, जलगढ़ी का उपयोग सम्यक का पता लगाने के लिए किया जाता था। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ था, जो उस समय के सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। ब्राह्मण का सबसे ऊंचा पद माना जाता था। इसकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। ब्राह्मण की अगर हत्या कर दी जाती थी, वो सबसे बड़ा अपराध संगम काल में माना जाता था। संगम कालीन जो ब्राह्मण होते थे, वे मांस का भक्षण करते थे और शराबी पीते थे। और ब्राह्मण के बाद जो है संगम युगीन समाज में वेल्लार वर्ग का स्थान था। पहले समाज में जो है ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा पद दिया गया था, उसके बाद किसको माना जाता था? वेल्लार वर्ग को। और इसका मुख्य पेशा होता था कृषि कर्मी, यानी ये एक प्रकार से किसान होते थे। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वैनिगर कहा जाता था। तो संगम साहित्य में, संगम काल में, संगम युग में व्यापारी वर्ग भी होता था, जिनको क्या कहा जाता था? वैनिगर। और किसानों को क्या कहा जाता था? वेल्लार। और ब्राह्मण तो ब्राह्मण होते थे।
इसके अलावा कुछ और वर्ग थे जो कि इस टेबल में राइट साइड में बताया गया है, जिसमें आ जाता है पुलैयन, एनियर और मलवर। पुलैयन कौन होते थे? जो दस्तकारों का एक वर्ग होता था जो रस्सी और पशु चर्म यानी पशु की चमड़ी से की सहायता से चारपाई जो बनाते थे और चटाई जो बनाते थे। एनियर कौन होते थे? जो शिकारियों की एक जाति होती थी। और मलवर कौन होते थे? जो लूटपाट जो करते थे, उस जाति को मलवर बोला जाता था। तो ये कुछ वर्ग बताए गए हैं जो संगम काल में होते थे और उनको इन नामों से पुकारा जाता था। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है, यानी संगम साहित्य में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। नेक्स्ट आ जाता है तोल्काप्पियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। संगम काल में जो विवाह होते थे उनको एक संस्कार माना जाता था। इसमें हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकार का उल्लेख मिलता है। वह 8 प्रकार कौन से हैं? ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच। नेक्स्ट देखते हैं प्रणय विवाह की मान्यता दी गई थी, जिसमें पंचतिनयी कहा जाता था। प्रणय विवाह को क्या कहा जाता था? पंचतिनयी। एक पक्षीय प्रणय को कैक्किकणई व अनुचित प्रणय को पैरुंदिने कहा गया है। तो काफी टिपिकल वर्ड है, अगर याद रख सकते तो अच्छी बात है। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। संगम काल में मुख्य फसल कौन सी होती है? चावल। इसे दूध में मिलाकर, चावल को दूध में मिलाकर सांबर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। यह एक प्रकार का फूड था, सांबर, जो दूध में मिलाकर चावल के साथ तैयार किया जाता था। नर्तक, नर्तिकाओं व गायकों के दल घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन करते थे। संगम साहित्य में इन्हें पानर व विडलियर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पानर व विडलियर। किनको? जो नर्तक, नर्तिका और गायक होते थे और वो लोगों का मनोरंजन करते थे। तमिल साहित्य में मच्चलियर और ओवेयर जैसे कवियत्रों की चर्चा हुई है, जिसमें स्पष्ट है कि इस काल की स्त्रियां सुशिक्षिता होती थी। यानी कि संगम काल में कुछ तमिल साहित्य है जिसमें कुछ स्त्रियों के द्वारा लिखी गई है। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि स्त्रियां उस समय पर काफी पढ़ी लिखी होती थी। संगम काल के लोग जो है कौवे को शुभ पक्षी मानते थे, जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। आज के समय पर भी जब भी कौवा अगर मंडेरे पर बैठा हुआ मिलता है तो यह माना जाता है कि घर में कोई गेस्ट आएगा। उसी प्रकार संगम काल के समय में भी कौवे को इस तरह माना जाता था। कौवे नाविकों को सही दिशा का भी बोध कराते थे। और कौवे दूसरा क्या काम करते थे? नाविक जो होते थे, समुद्र में जो यात्रा करते थे, उनको एक प्रकार से गाइड करते थे। इस कारण जो है सागर के मध्य चलने वाले जहाजों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। किनको? कौवे को। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। संगम काल में समाधियों के स्थान पर क्या बनाए जाते थे? पत्थर गाड़े जाते थे। इन्हें वीरगल अथवा वीरप्रस्तर कहा जाता था। इन पत्थरों को क्या कहा जाता था? वीरगल और वीरप्रस्तर। इनकी पूजा भी होती थी और प्राय युद्ध में वीर गति जो प्राप्त सैनिक है उनके सम्मान में ये खड़े किए जाते थे। संगम काल में किसानों को वेलार तथा उनके प्रमुखों को वेलिर कहा जाता है, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज के निम्न वर्ग की जो महिलाएं होती थी वह मुख्य रूप से खेती का कार्य करती थी और उनको क्या कहा जाता था? कड़ई सीवर। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्र उद्योग था। चोल वंश जो है सबसे ज्यादा सुविकसित था। क्यों था? क्योंकि उस समय पर वस्त्र उद्योग का ज्यादा चलन था। पांड्या राज्यों में कोकई, सालियोर और चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाहें थी। कोकई मोती खजाने का प्रमुख पटन था। कोकई जो है मोती खोजने का प्रमुख पटन था, यानी कोकई जो बंदरगाह थी वहां से मोती का व्यापार होता था। कोरमंडल समुद्र तट पर पांडुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकमेडु चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। पांडिचेरी जो है, पुडुचेरी जो है, जो आज के समय पांडिचेरी जो बोला जाता है, उसके 3 किलोमीटर नीचे की तरफ यानी दक्षिण साइड में एक बंदरगाह था जिसका नाम था अरिकमेडु। और वो किस समय पर था? चोल वंश के समय पर। इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। 1945 ईस्वी में यहां तक की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला है। यानी 1945 में इस जगह पर खुदाई की गई और वहां से कुछ अवशेष मिले जिनसे पता चलता है कि यहाँ पर रोम के लोग जो है निवास करते थे, व्यापारी जो है यहाँ से व्यापार करते थे। यहाँ मनकों के निर्माण का भी कारखाना था।
पेरिप्लस में अरिकमेडु को पेडोक कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक इपोलस ने मानसून हवाओं के सहारे बड़े जहाजों से सीधे समुद्र पार करने की विधि खोजी। भारत में जो है मानसून हवाएं चलती है और एक मिस्र के नाविक थे जिनका नाम था हिप्पोलस। उसने जो है मानसून हवाओं के सहारे समुद्र को पार करने का रास्ता खोज निकाला था। किस देश की तरफ उनको जाना है? तमिल देश का प्राचीन देवता था जिसका नाम था मुरुगन। जो है तमिल देश का प्राचीन देवता था। कालांतर में इसका नाम सुब्रमण्यम हो गया और सकंद कार्तिकेय के साथ उसका तादात्म्य स्थापित कर दिया गया। तो मुरुगन जो है दक्षिण भारत के प्रमुख देवता थे। बाद में उनको सुब्रमण्यम के नाम से भी जाना जाता है और सकंद कार्तिकेय के नाम से भी उनको जाना जाता है। हिंदू धर्म में सकंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया है। सकंद का एक नाम कुमार भी था और तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का ही यही अर्थ होता है। यानी तमिल लोग जो है अगर मुरुगन शब्द का यूज करते हैं अपने नाम के पीछे, उसका अर्थ होता है कुमार। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा माना जाता था और उसके विषय में यह मान्यता थी कि उसे पर्वत पर क्रीड़ा करने का अत्यधिक प्रिय था। यानी मुरुगन जो है पर्वत पर क्रीड़ा करते थे यानी खेलते थे और उसका अस्त्र होता था बर्छा। कुर्वस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पत्नियों में माना गया है। कुर्वस नाम की एक पर्वतीय जनजाति थी जो कि मुरुगन की पत्नियों के रूप में उनको जाना जाता है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने संगम युग, संगम काल के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने दक्षिण भारत के 3 साम्राज्यों के बारे में पढ़ा है, जिसमें आ जाता है चोल वंश, चेरा वंश और पांड्या वंश। तीनों साम्राज्य के जो लोग थे, वहाँ के जो राजा थे, वो किस प्रकार से निवास करते थे, किस प्रकार से उनका आर्थिक जीवन व्यतीत होता था, किस प्रकार से व्यापार करते थे। इनके अलावा उस समाज के जो लोग थे उनको किन वर्गों में बांटा गया था, उनके संप्रदाय को क्या बोला जाता था, वे सब हमने आज की वीडियो में कवर किया। तो दोस्तों ये था वीडियो संगम युग के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपकी समझ में आया है, कुछ नॉलेज आपको मिला है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।